हेलो फ्रेंड्स, आज हम आपके लिए लेकर आए हैं एक नया टॉपिक फ्रेजल वर्ब आपके अपने चैनल यू मी और इंग्लिश के ऊपर। आज के इस वीडियो के अंदर हम डिटेल में स्टडी करेंगे कि फ्रेजल वर्ब्स होती क्या हैं, ये फॉर्म कैसे होती है, इनका ओरिजिन कहाँ से हुआ, इनका डेवलपमेंट कहाँ से हुआ, इन सबको हम इस वीडियो के अंदर डिटेल में स्टडी करेंगे। चलिए लेट्स स्टार्ट स्टडी। What is a phrasal verb? एक phrasal verb होती क्या है? A phrasal verb is a group of words that functions as a verb and is made up of a verb plus a preposition and adverb or both. Phrasal verb का मतलब होता है एक शब्दों का ऐसा समूह जो क्रिया के रूप में कार्य करता है। और ये जो क्रिया का समूह है या जो ये फ्रेजल वर्ब है, ये क्रिया के साथ साथ प्रीपोजिशन या एडवर्ब, या तो उसके संग प्रीपोजिशन का यूज हुआ या एडवर्ब का यूज हुआ या दोनों का यूज हुआ है, इन तीनों को मिलाकर एक फ्रेजल वर्ब बनती है। फॉर एग्जाम्पल पुट ऑफ, पुट जो है वो आपकी मेन वर्ब है, ऑफ जो है यूजुअली प्रीपोजिशंस में आता है। ठीक है, तो इन दोनों को कंबाइन करके एक बना दिया वर्ड पुट ऑफ, जिसका मतलब होता है पोस्टपोन करना। वी हैव टू पुट ऑफ द मीटिंग, कि हमें मीटिंग पुट ऑफ यानी कि पोस्टपोन करनी पड़ी, स्थगित करनी पड़ी। टेक केयर ऑफ, अब यहाँ पे जो टेक केयर, टेक जो है वो आपकी मेन वर्ब है, उसके बाद केयर, टेक केयर जो है आपकी मेन वर्ब है, ऑफ जो उसके संग लगा है वो अगेन प्रीपोजिशन है। ठीक है, जिसका मतलब होता है सेफ एंड प्रोवाइडेड। कैन यू टेक केयर ऑफ माई कैट, कि क्या आप मेरी बिल्ली की देखभाल कर सकते हैं, यानी कि आप उसको जो मीनिंग होता है, अब आप अगर आप इंडिविजुअली टेक को और उसको मीनिंग निकालेंगे तो सिर्फ लेना होता है, लेकिन आपने जब टेक केयर ऑफ पूरा फ्रेजल वर्ब बना दिया तो अब उसका मतलब होता है देखभाल करना। तो इस तरीके से जब हम वर्ब के संग प्रीपोजिशन को जोड़ते हैं या वर्ब के संग हम एडवर्ब को जोड़ते हैं या वर्ब के संग हम इन दोनों को जोड़कर एक वर्ब ग्रुप ऑफ वर्ड बनाते हैं, वो कहलाती है हमारी फ्रेजल वर्ब्स। व्हाट इज अ फ्रेजल वर्ब? अब हम समझते हैं कि फ्रेजल वर्ब होती क्या है। Phrasal verb must be treated as distinct pieces of vocabulary. You have to learn them as a single unit of meaning, just like you would learn any single word. अब अगर हम वैसे देखें, जो फ्रेजल वर्ब्स होती हैं उन्हें वोकेबलरी के एक डिस्टिंक्ट पीस यानी एक डिस्टिंक्ट शब्दावली के तौर पे हमें उन्हें समझना चाहिए, क्योंकि अगर हम इन्हें अलग अलग इनके वर्ड को समझेंगे तो हम इसको बेटर तरीके से समझ पाएंगे, ताकि हमें इसकी हर सिंगल यूनिट का मीनिंग समझ में आना चाहिए कि बनती कैसे है। जस्ट जैसे कि हम एक कोई सिंगल वर्ड लर्न करते हैं, अब जैसे कि एक वर्ब है, ठीक है, यूज एज वर्ब, कि हम वर्ब को जब हम यूजेज ऑफ एज वर्ब की वर्ब का यूज कैसे होता है, एक बेस फॉर्म होती है वर्ब की, जैसे कि आपके सामने है गो। जो गो है वो बेसिक फॉर्म है, इसी से हमारी सेकंड फॉर्म वेंट बनती है, इसी से हमारी थर्ड फॉर्म गॉन बनती है और इसी से हमारी आईएनजी फॉर्म गोइंग बनती है। ठीक है, द ट्रेन गोज वेस्ट, जो ट्रेन है वो वेस्ट की तरफ जाती है। ठीक है, तो ये एक यहाँ पे गो का जो है एक वो सिंपली एज अ वर्ब की तरह यूज हुआ है कि जो ट्रेन है वो वेस्ट की तरफ जाने का काम करती है। अब एज अ फ्रेजल वर्ब, अब यही वर्ब है, अब हम इसको फ्रेजल वर्ब की तरह कैसे यूज करते हैं। अब इसके अंदर जैसे भी मैंने अपनी पिछली स्लाइड में बताया था कि एक वर्ब होती है, उसके संग हम प्रीपोजिशन या एडवर्ब को ऐड कर देते हैं। तो हमारी बेस फॉर्म थी गो, जिससे हमने गोस बनाया। जैसे हम प्रेजेंट सिंपल टेंस के अंदर गो के अंदर ईएस लगा के उसको गोज कर देते हैं। ठीक है, तो गोज है, गोज आउट, अब हमने इसके संग आउट जो है वो प्रीपोजिशन लगा दी। अब ये जो कॉम्बिनेशन ऑफ दो वर्ड्स है गोज आउट, ये आपका फ्रेजल वर्ब बन गया, जिसका मतलब होता है सीज्ड। We stayed up chatting and drinking hot chocolate until the fire went out. अभी जैसे मैंने आपको ऊपर बताया कि गो की सेकंड फॉर्म होती है वेंट आउट। ठीक है, तो हम लोग बैठे रहे, चैटिंग और ड्रिंकिंग करते रहे हॉट चॉकलेट, जब तक कि फायर बुझ ना गई। सीज का मतलब क्या होता है, किसी चीज को रोक देना है, बुझा देना या खत्म कर देना। तो जब फायर जलना बंद हो गई, रुक गई, तब तक हम बैठकर चैटिंग करते रहे, हॉट चॉकलेट ड्रिंक करते रहे। इसी का एक और वो देखते हैं फ्रेजल वर्ब, गोज आउट विथ। अब इसके अंदर हमने दो शब्द और जोड़ दिया, आउट और विथ। बेस फॉर्म वाली गो की गोज बनी हुई है ही, ठीक है, जिसका मतलब होता है डेट या डेटिंग करना। आई हर्ड दैट समीर गोज आउट विथ शहनाज नाउ, मैंने सुना है कि समीर अब शहनाज के साथ डेट पर जाता है। ठीक है, अब देखिए सिंपल सी जो हमारी गो फॉर्म थी, जिसको हमने एज अ जाने के तौर पे हम उसको यूज करते थे, जब उसी के संग आउट लगा या आउट और विथ लगा, तो इसका एक नया, दोनों बार अलग नया मीनिंग निकल कर आया। पहले गोज आउट में हमारा सीज निकल कर आया और गोज आउट विथ के अंदर डेट। तो इस तरीके से जब हम वर्ड फॉर्म करते हैं तो ये कहलाती है फ्रेजल वर्ब्स।
वेयर डू फ्रेजल वर्ब्स कम फ्रॉम, कि फ्रेजल वर्ब्स आई कहाँ से? फ्रेजल वर्ब्स कम फ्रॉम द जर्मनिक रूट्स ऑफ इंग्लिश। जो फ्रेजल वर्ब्स हैं वो इंग्लिश में जर्मनिक रूट्स वाले जो इंग्लिश वर्ड्स होते हैं वहां से आई, यानी कि इनकी उत्पत्ति इंग्लिश की जर्मनिक जड़ों से हुई है, मतलब उन वर्ड से हुई है। Evolving from Old English prefixed verbs like for, bear, nan, for, burn up। जैसे कि ओल्ड इंग्लिश के अंदर प्रीफिक्स वाली क्रियाएं, जिनके अंदर पहले प्रीफिक्स लगते थे, ऐसी जो वर्ब थी उनका यूज होता था। जैसे कि बर्न अप के लिए फॉर, बेयर, नैन वर्ड यूज होता था, यानी कि फॉर जो है इसके अंदर प्रीफिक्स है। As the language lost some prefixes and speakers started placing small words। अब जैसे जैसे भाषा के अंदर चेंजेस आए तो भाषा के अंदर से जो प्रीफिक्सेस हैं ये लॉस होते गए, यानी कि लुप्त होते गए। तो जो हमारे स्पीकर्स थे उन्होंने क्रियाओं के बाद में छोटे शब्द लगाना शुरू कर दिए, जैसे पार्टिकल्स लाइक अप, आउट एंड इन, जैसे कि ऊपर, बाहर, अंदर, इस तरह के जो वर्ड्स है वो उन्होंने मेन क्रिया, मुख्य क्रिया के बाद में लगाना स्टार्ट कर दिए। एक a pattern influenced by Old Norse and later becoming popular in Middle English and Shakespearean times to add nuance। ठीक है, अब यहाँ पे जो एक पैटर्न था वो एक ऐसा पैटर्न जो पुरानी नॉर्स भाषा से इन्फ्लुएंस था। अब नॉर्स भाषा क्या होती है? नॉर्स इज अ नॉर्थ जर्मनिक लैंग्वेज स्पोकन इन स्कैंडिनेविया एंड इसका जो टाइम पीरियड है वो 1700 से लेकर 1350 एडी तक माना जाता है। यानी कि स्कैंडिनेविया, यानी कि जो नॉर्थ जर्मनी, जो मतलब स्कैंडिनेविया का जो पार्ट है वहां पे ये लैंग्वेज बोली जाती है, या आप इसे कह सकते हैं नॉर्थ जर्मनिक लैंग्वेज भी कहते हैं, और ये 1700 से 135 एडी तक बोली जाती थी। तो हमारी जो ये फ्रेजल वर्ब्स हैं ये ओल्ड नॉर्थ से भी इन्फ्लुएंस्ड है, और बाद में मिडिल इंग्लिश पीरियड के अंदर ये पॉपुलर भी हुई। And Shakespeare times to add nuance after providing informal alternatives to formal Latin based words। और शेक्सपियरियन टाइम के अंदर इसमें और बारीकी से चीजें जुड़ती गई, जिससे कि या जिसे कहें कि अक्सर इसने हमें प्रोवाइड किए इनफॉर्मल ऑल्टरनेटिव्स फॉर्मल लेटिन बेस्ड वर्ड्स के, यानी कि जो लेटिन जो हमारा भाषा है उससे बेस्ड जो हमारे वर्ड्स से उसके हमें फॉर्मल के इनफॉर्मल जो है हमें ऑल्टरनेटिव्स मिलने लगे। तो फिर वहां से फ्रेजल वर्ब्स की पॉपुलैरिटी बढ़ी और फ्रेजल वर्ब्स का जो है यूसेज बढ़ने लगा। हिस्टोरिकल डेवलपमेंट ऑफ फ्रेजल वर्ब्स, कि इसका डेवलपमेंट हिस्टोरिकली कैसे डेवलप हुई वो देखते हैं। Old English Anglo-Saxon had prefix verbs where the particles was attached, for example for women, similar to modern German। जो हमारी ओल्ड इंग्लिश लैंग्वेज होती है, या जिसे आप एंग्लो सेक्शन लैंग्वेज जो टाइम पीरियड कहते हैं, उसमें हमारे जो वर्ड्स होते थे या जो मेन वर्ब्स होती थी उसके ऊपर उसके पहले कुछ प्रीफिक्स होते थे। प्रीफिक्स यानी कि जो मेन वर्ब के पहले कोई शब्द जुड़कर बनता है उसे प्रीफिक्स कहते हैं। ठीक है, तो वो पहले प्रीफिक्स ऐड हुआ करते थे, जैसे कि फॉर, बियर, नैन। अब यहाँ पे जो फॉर है ये हमारा प्रीफिक्स है जो कि आधुनिक जर्मन के समान ही था। ठीक है, अब है आपका मिडिल इंग्लिश, जो कि हमारा टाइम पीरियड होता है 1100 से लेके 1500 क्या बोलते हैं का जो टाइम पीरियड होता है वो हमारा ये मिडिल इंग्लिश या मध्य अंग्रेजी काल कहलाया जाता है। इन्फ्लुएंस्ड बाय ओल्ड नॉर्स, वाइकिंग्स। अब ये जो है, जैसे भी आपको मैंने पिछली स्लाइड में भी बताया था कि ओल्ड नॉर्स जो होता है वो हमारी जर्मनिक जो नॉर्थ जर्मनिक एरिया जो है उसके अंदर कंसिडर होता है। नॉर्थ जर्मनिक लैंग्वेज जो कि हमारे स्कैंडिनेविया और जो वाइकिंग्स, ठीक है, एंड इट वाज अ लैंग्वेज ऑफ वाइकिंग एज, द Icelandic sages and the Eddas, splitting into West Norway, Iceland and East Denmark, Sweden dialects। ये वो जगह है जहाँ से लैंग्वेज हमारी डिटैच हुई थी या वहां से सेपरेट हुई थी, तो इनका भी इसके ऊपर प्रभाव था। The particles began to separate and move after। अब जो पार्टिकल्स थे वो इनसे सेपरेट होने लगे या इनके बाद में यूज होने लगे, किनके? वर्ब के। मूव आफ्टर द वर्ब्स, तो जो पार्टिकल जैसे भी हमने फोर, बियर, नैन पढ़ा था तो फोर पहले लगा हुआ था, तो ये जब जो वाइकिंग से जब ये लैंग्वेज इन्फ्लुएंस्ड हुई तो जो पार्टिकल्स थे जो पहले लगते थे वो या फिर तो सेपरेट होने लगे या फिर वर्ब के बाद में लगे। जैसे कि अप स्टैंड की जगह अब उसको स्टैंड अप कहा जाने लगा।
हिस्टोरिकल डेवलपमेंट में हम आगे देखते हैं नॉर्मन कॉन्क्वेस्ट 1066, जो कि 1066 के अंदर जब नॉर्मन कॉन्क्वेस्ट हुई थी ब्रिटेन के अंदर, तो फ्रेंच इन्फ्लुएंस इंट्रोड्यूस मैनी लैटिन रूटेड वर्ड। तो जो फ्रेंच का जो इन्फ्लुएंस था या जो प्रभाव था, उसकी वजह से कई सारे लेटिन रूटेड वर्ड जो थे वो एज अ वोकेबलरी इंट्रोड्यूस हुए। After creating formal synonym for simpler Germanic phrasal verbs, making the phrasal verbs more informal. अब जो अक्सर इनका क्यों यूज होने लगा, क्रिएटिंग फॉर्मल सिनोनिम, ताकि इनको फॉर्मल सिनोनिम के तौर पर यूज किया जा सके सिंपलर जर्मनिक फ्रेजल वर्ब्स। जो अब जो जर्मनिक रूटेड फ्रेजल वर्ब्स है, जैसे भी मैंने पिछली स्लाइड में पढ़ा, तो उनको और क्या बोलते हैं ना, फॉर्मल बनाने के लिए या एज अ सिनोनिमिक तौर पर यूज करने के लिए अब इनको क्रिएट किया गया और इनका ज्यादा यूसेज बढ़ा। मेकिंग द फ्रेजल वर्ब्स मोर इनफॉर्मल। अब जो पहले एक औपचारिक तौर पर फ्रेजल वर्ब्स का यूज होता था, अब जब उन्हें सिंपलर या सिनोनिम के तौर पर यूज किया जाने लगा, तो ये और ज्यादा इनफॉर्मल तरीके से, यानी कि अनौपचारिक तरीके से यूज होने लगी, यानी कि उनकी पॉपुलैरिटी बढ़ी। अब वो हर कोई उनको समझ पा रहा था, बोल पा रहा था। अर्ली मॉडर्न इंग्लिश शेक्सपियर। अब जो अर्ली मॉडर्न यानी आधुनिक अंग्रेजी काल था, जब शेक्सपियर का काल था, phrasal verbs flourished as writers used them to create new meanings. अब phrasal verbs जो होती है वो बहुत ही फली फूली, क्योंकि अब जो राइटर्स थे वो उनका यूज करने लगे थे नए मीनिंगों को क्रिएट करने के लिए, एंड फॉर कॉलिक्वल एक्सप्रेशन, और बोलचाल की लैंग्वेज की अभिव्यक्ति के लिए भी इनका यूसेज होने लगा। विथ मैनी आइडेंटिफाइड इन शेक्सपियर्स वर्क, और कई शेक्सपियर के टाइम पे, और शेक्सपियर ने खुद ने अपने वर्क्स में इनका बहुत ज्यादा यूज किया, तो अब शेक्सपियर की रचनाओं से ये फ्रेजल वर्ब्स इजीली पहचाने जाने लगे, या उनका जो मीनिंग था वो सब तक पहुंचने लगा, तो लोग अब उनकी मीनिंग समझने लगे। तो अब जब वो सेंटेंस में आने लगे, या तो उनको लोग समझ जाते थे और फिर उनको अपने सेंटेंस में उनको यूज करने लगे। तो इस तरीके से जो फ्रेजल वर्ब की पॉपुलैरिटी है वो बढ़ने लगी, और जो फ्रेजल वर्ब्स है वो मॉडर्न इंग्लिश एरा के अंदर और भी ज्यादा फ्लरिश हुआ। Why are phrasal verbs important? Phrasal verbs important क्यों होते हैं, अब हम इससे समझेंगे। It is important to learn phrasal verbs as they are very common in English. Phrasal verbs बहुत important हो गए हैं, या उनको learn करना बहुत important हो गया है, क्योंकि अब English के अंदर phrasal verbs बहुत common हो चुके हैं। Plus the meaning of a verb often changes significantly when it is used in a phrasal verb. और साथ ही में जो verb होता है उसका meaning अक्सर प्रायतः चेंज हो जाता है जब उनका एज अ फ्रेजल वर्ब के तौर पर यूज होता है। जैसे फॉर एग्जाम्पल, हम इसको एग्जाम्पल से समझेंगे। द वर्ब टेक बेस मीनिंग इज टू ग्रैस्प और सीज। अगर हम जो वर्ब देखते हैं टेक, जिसका बेस मीनिंग है टू ग्रैस्प, किसी चीज को ग्रैस्प करना है, सीज करना। बट इन फ्रेजल वर्ब व्हेन द वर्ब टेक कम अलोंग विद प्रीपोजिशन, लेकिन हम जब इसी वर्ब को फ्रेजल वर्ब के तौर पे देखते हैं तो टेक के संग अगर कुछ और प्रीपोजिशन साथ में लग जाती है, जैसे अप, ऑफ, ऑन, एटसेट्रा, और इन्हीं के लगते इनके मीनिंग जो होते हैं वो वेरी हो जाते हैं, यानी कि डिफरेंट डिफरेंट हो जाते हैं। अगर आप टेक के संग ऑफ लगा देंगे तो एक अलग मीनिंग होगा, टेक के संग अप लगा देंगे तो अलग मीनिंग निकलेगा, और टेक के संग अगर आप ऑन लगा देंगे तो फिर एक अलग नया मीनिंग निकल कर आएगा। लाइक एग्जाम्पल्स आर गिवन बिलो, जैसे कि एग्जाम्पल्स नीचे दिए गए। टेक ऑफ, टू रिमूव क्लोथिंग और फॉर अ प्लान टू डिपार्ट। अब जब टेक एक बेस वर्ब थी जिसका मतलब सिर्फ सिंपली टू ग्रैस्प और सीज से था, लेकिन जैसे ही उसके संग एक प्रीपोजिशन ऑफ लगी तो इसका मतलब हो गया टू रिमूव क्लोथ। व्हेन वी जस्ट चेंज क्लोथ, तो वी रिमूव द अर्लियर ड्रेस एंड टू गेट द अनदर ड्रेस। तो जब हम ये होता है तब टेक ऑफ का यूज होता है। इसी तरीके से जब प्लेन जो होता है वो अपने एयरबेस से या एयरपोर्ट से जब डिपार्ट करता है तब भी हम इसको टेक ऑफ कहते हैं। दूसरा हमारा यूसेज होता है टेकअप, टू स्टार्ट अ हॉबी और ऑक्यूपेशन। जब हम कोई नया हॉबी स्टार्ट करने वाले होते हैं या ऑक्यूपेशन स्टार्ट करते हैं तो उसके लिए टेकअप वर्ड का यूज किया जाता है। अगेन टेक के संग जब अप लगा तो एक नया मीनिंग निकल कर आया। अब जब हमने टेक के संग ऑन लगाया तो उसका मीनिंग बन जाता है टू एक्सेप्ट अ रिस्पॉन्सिबिलिटी, कि अपनी किसी बात की, अपनी किसी चीज की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना। तो अब यहाँ पे ये फ्रेजल वर्ब्स को लर्न करना इसलिए जरूरी हो जाता है क्योंकि एक तो ये बहुत कॉमन हो चुकी है, दूसरी जब इनके संग एक नई प्रीपोजिशन लग जाती है तो इनका जो अर्थ होता है वो बहुत ही सिग्निफिकेंटली, बहुत ही इंपॉर्टेंटली चेंज हो जाता है, और अगर हम उसको नहीं समझ पाते तो फिर हम एंटायरली सेंटेंस का सही मीनिंग नहीं निकाल पाते हैं। फ्रेजल वर्ब्स आर लेस एप्रोप्रिएट इन फॉर्मल लैंग्वेज। फॉर्मल लैंग्वेज के लिए, यानी कि जो आपकी औपचारिक भाषा होती है उसमें वाक्यांश के अंदर इनका
कम यूज होता है। So try avoid using them there and use more formal alternative instead. तो इसीलिए वहां पे इनका अधिक उपयोग करने से हमें बचना चाहिए, बल्कि इन फ्रेजल वर्ब के स्थान पर हमें वहां पे दूसरे अच्छे फॉर्मल ऑल्टरनेटिव्स या दूसरे अच्छे जो फॉर्मल जो हमारे विकल्प होते हैं हमें उनको चूज करना चाहिए और उनका यूज करना चाहिए। टाइप्स ऑफ फ्रेजल वर्ब्स। फ्रेजल वर्ब्स के कितने प्रकार होते हैं? बेसिकली हमने इस स्लाइड के अंदर हमारे जो मेन फ्रेजल वर्ब के 4 प्रकार हैं उनको बताया है। पहला है ट्रांजिटिव फ्रेजल वर्ब्स, दूसरा इंट्रांजिटिव फ्रेजल वर्ब, तीसरा सेपरेबल फ्रेजल वर्ब्स और चौथा इनसेपरेबल फ्रेजल वर्ब्स। अब ट्रांजिटिव फ्रेजल वर्ब्स, ट्रांजिटिव फ्रेजल वर्ब्स कैन बी आइडेंटिफाइड बाय इट्स डिमांड फॉर एन ऑब्जेक्ट, नाउन या प्रोनाउन। ट्रांजिटिव फ्रेजल वर्ब्स वो होती हैं जिनको, या हम उनको कैसे पहचान सकते हैं, ये सबसे पहले एक सकर्मक क्रिया होती है। सकर्मक क्रिया जिसको हम उसके कर्म की मांग के आधार पर पहचाना जा सकता है, यानी कि डिमांड फॉर एन ऑब्जेक्ट की फ्रेजल वर्ब के संग एक ऑब्जेक्ट की डिमांड होती है, चाहे वो नाउन हो चाहे प्रोनाउन हो, उससे हम इसको पहचानते हैं। फॉर एग्जाम्पल लुकअप, जिसका मतलब होता है फाइंड। आई ऑफन लुक अप वर्ड्स। अब यहाँ पे हमें लुकअप के बाद एक ऑब्जेक्ट चाहिए था वर्ड्स, तो इससे हमें पता चलता है कि जब एक फ्रेजल वर्ब के बाद जैसे जो ऑब्जेक्ट आना कंपल्सरी है, मस्ट है, तो हमें उससे पता चलता है ट्रांजिटिव फ्रेजल वर्ब से। सेकंड पुट ऑन। पुट ऑन का मतलब होता है वियर, यानी कि शी पुट ऑन हर कोट, उसने अपना कोट पहना। अब पुट ऑन अगर मैंने बोला शी पुट ऑन हर, अब यहाँ पे हमें इससे नहीं कंप्लीट होता, तो यहाँ पे हमें ऑब्जेक्ट की डिमांड थी, हमें पता चले कि उसने क्या पहना, तो कोट पहना। कॉल ऑफ, जिसका मतलब होता है कैंसिल। दे कॉल्ड ऑफ द कॉन्सर्ट, उन लोगों ने कॉन्सर्ट को कॉल ऑफ कर दिया। अब कॉल ऑफ के बाद अगेन कॉन्सर्ट आना बहुत जरूरी था, नहीं तो नहीं पता चलता मीटिंग कॉल ऑफ हुई है, कोई कॉन्सर्ट कॉल ऑफ हुआ है, कोई पार्टी कॉल ऑफ हुई है, क्या चीज कॉल ऑफ हुई है। गिव बैक, रिटर्न। ही गिव बैक द बुक, उसने रिटर्न कर दी। क्या रिटर्न कर दी? बुक। जब तक बुक नहीं लिखा था, ऑब्जेक्ट नहीं लगा था, नहीं पता चल रहा था। टेक ऑफ, जिसका मतलब होता है रिमूव। ही टुक ऑफ हिज जैकेट, यानी कि रिमूव करना, उसने अपनी जैकेट को रिमूव कर दिया। अगर मैं सिर्फ इतना सेंटेंस बनाती ही टुक ऑफ, तो इससे नहीं पता चलता कि भाई हमारा क्या चीज उसने रिमूव करी है। तो ऐसे फ्रेजल वर्ब्स जिनके बाद ऑब्जेक्ट आना मस्ट होता है, ऑब्जेक्ट की डिमांड होती है, बिना ऑब्जेक्ट के वो सेंटेंस कंप्लीट नहीं होता है या फ्रेजल वर्ब का मीनिंग पूरी तरीके से समझ में नहीं आता है, वो कहलाती है हमारी ट्रांजिटिव फ्रेजल वर्ब। अब दूसरा है हमारा इनट्रांजिटिव फ्रेजल वर्ब्स। इनट्रांजिटिव फ्रेजल वर्ब्स उन्हें कहते हैं दे बिहेव एग्जैक्टली लाइक इनट्रांजिटिव वर्ब्स। ये उसी तरीके से बिहेव करती है जैसे इनट्रांजिटिव वर्ब्स बिहेव करती है, जिसमें हमें ऑब्जेक्ट की इतनी ज्यादा जरूरत नहीं होती है। दे डू नॉट रिक्वायर एन ऑब्जेक्ट टू कंप्लीट द सेंटेंस दे आर यूज्ड इन। जैसे कि जो वर्ब्स ऐसी होती है जिनके लिए हमें ऑब्जेक्ट मस्ट नहीं होता है या ऑब्जेक्ट की इतनी रिक्वायरमेंट नहीं होती है सेंटेंस को कंप्लीट करने के लिए या उस सेंटेंस का मीनिंग समझाने के लिए, वो हमारी इनट्रांजिटिव फ्रेजल वर्ब्स कहलाती है। जैसे गेट अप, जिसका मतलब होता है अराइज। शी गेट्स अप अर्ली, जो वह है, अगर सिर्फ इतना बोला शी गेट्स अप अर्ली, वो सुबह जल्दी उठती है। अब यहाँ पे हमारा अर्ली के बाद में कोई ऑब्जेक्ट नहीं है। कैरी ऑन, जिसका मतलब होता है कंटिन्यू। कीप कैरिंग ऑन लाइक दिस, इसी तरीके से कंटिन्यू करते रहो। अगेन क्या करते रहो, कैसे करते रहो, इतना भी मैंडेटरी नहीं है, इतनी उसकी डिमांड नहीं है। सेल आउट, यानी कि ऑल सोल्ड, है ना। दे सोल्ड आउट ऑफ टिकट्स, उन्होंने टिकट्स बेच दिए। ठीक है। नेक्स्ट है मेकअप, रिकनसाइल। दे फाइनली मेड अप, वे वापस फाइनली उन्होंने रिकनसाइल कर लिया। वेक अप, स्टॉप स्लीपिंग। आई वोक अप एट डॉन, ठीक है, मैं डॉन के समय पे उठ गया था। तो अब ये सारी वर्ब, ये जो सारे सेंटेंस थे आप इसमें देखेंगे कि हमारा जो ऑब्जेक्ट था वो इतना मैंडेटरी नहीं था कि जिसकी वजह से सेंटेंस कंप्लीट ना हो या सेंटेंस का मीनिंग समझ में ना आए। तो ये कहलाती है हमारी इनट्रांजिटिव फ्रेजल वर्ब्स। अब आती है सेपरेबल फ्रेजल वर्ब्स। It includes transitive phrasal verbs which have the characteristics of separating the phrasal verbs with the object in between. ये वो ट्रांजिटिव फ्रेजल वर्ब्स होती है। इसका मतलब मेन कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होता है कि आप इसको बीच में से सेपरेट कर सकते हो। जैसे कि आप इसको एग्जांपल से समझेंगे। थ्रो अवे, पुट इन गार्बेज, कोई चीज गार्बेज में फेंक देना। आई थ्रू द हेडफोन्स अवे, अब आप देखेंगे थ्रो अवे एक साथ नहीं आया,
थ्रू के बाद बीच में द हेडफोन्स आया है और फिर बाद में अवे आया है। तो इस तरीके से जब हम जो हमारी फ्रेजल वर्ब जो दो शब्दों से मिलकर बनी थी उसको अगर सेपरेट कर देते हैं और उसके बीच में सेंटेंस को लेके आ जाते हैं तो वो हमारी सेपरेबल फ्रेजल वर्ब्स कहलाती है। और एग्जांपल्स देखेंगे, ट्राई ऑन जिसका मतलब होता है वियर। कैन आई ट्राई दिस ड्रेस ऑन, अब आप देखेंगे ट्राई के बाद दिस ड्रेस और फिर ऑन बाद में आया है। Turn down, reject. She got a job offer from a big company but she turned it down to pursue a career in music. ठीक है, अब यहाँ पे देखेंगे टर्न्ड के बाद इट आया और फिर डाउन आया, अगेन आपने उसको सेपरेट कर दिया, जो दोनों वर्ड साथ में थे उनको सेपरेट कर दिया। तो इस तरीके से जब जो फ्रेजल वर्ब होती है जो कि अमूमनतः बेस फॉर्म के संग प्रीपोजिशन को लगने से या एडवर्ब को लगने से ही बनती है, तो ये जो दो शब्दों का या तीन शब्दों का समूह होता है, अगर आप उनको बीच में से तोड़ देते हैं और उसके बीच में आपका सेंटेंस आता है तो वो हमारी सेपरेबल फ्रेजल वर्ब कहलाती है। नेक्स्ट है हमारी इनसेपरेबल फ्रेजल वर्ब्स। इट इज अपोजिट ऑफ सेपरेबल फ्रेजल वर्ब्स। ये सेपरेबल फ्रेजल वर्ब के बिल्कुल अपोजिट है। दे कांट बी सेपरेटेड फ्रॉम ईच अदर। आप इनको एक दूसरे से बिल्कुल भी अलग नहीं कर सकते। एंड हैव टू बी यूज टुगेदर नो मैटर व्हाट, और आपको इनको साथ में ही यूज करना पड़ेगा चाहे कुछ भी हो जाए। अब आप एग्जाम्पल से देखिए, रन इनटू, मीट बाय चांस, आई रन इनटू माय नेबर एट मार्केट। मैं बाय चांस अपने नेबर से मार्केट में मिली। अब आपने रन इनटू को आप सेपरेट नहीं कर सकते। अगर आपने इसको सेपरेट कर दिया तो इसका मीनिंग डिस्ट्रॉय हो जाएगा, मतलब इसका मीनिंग मतलब खत्म हो जाएगा, तो फिर हमें उसका सही अर्थ नहीं समझ में आएगा। गेट ओवर, रिकवर, इट टुक हिम अ व्हाइल टू गेट ओवर द डिसअपॉइंटमेंट। उसको थोड़ा समय लगा अपने डिसअपॉइंटमेंट से रिकवर करने के लिए। गो ओवर, रिव्यू, लेट्स गो ओवर द टॉपिक ऑफ फ्रेजल वर्ब्स, कि हम लोगों को फ्रेजल वर्ब के टॉपिक को रिव्यू करना चाहिए। अब आप गो ओवर देखिए, गेट ओवर देखिए, चाहे रन इनटू देखिए, ये सारी जो फ्रेजल वर्ब्स हैं साथ में आई है, इनको हमने सेपरेट नहीं किया है और ना ही ये की जा सकती हैं। तो ऐसी फ्रेजल वर्ब्स जिन्हें आप अलग नहीं कर सकते, एक साथ ही आती हैं, वो कहलाती है हमारी इनसेपरेबल फ्रेजल वर्ब्स। यहाँ हमने आपको चार जो मेन टाइप्स हैं वो एक्सप्लेन किए हैं। अगर आपको ये समझ में आ जाएगा तो अब आपको आपके लिए इनका यूसेज आसान हो जाएगा, साथ ही में आपको इनको याद रखना या याद करना भी आसान हो जाएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग अस। आपको आज का वीडियो कैसे लगा? आई होप आपको ये फ्रेजल वर्ब का इंट्रोडक्टरी वीडियो बहुत पसंद आया होगा। इसी तरीके के और वीडियोस प्लीज देखने के लिए प्लीज हमें फॉलो कीजिए। फॉलो अस फॉर मोर सच वीडियोस ऑन योर ओन चैनल यू मी और इंग्लिश के ऊपर। आपको अगर ये वीडियोस पसंद आ रहे हैं तो इन्हें लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट बॉक्स में कमेंट करके हमें ज़रूर बताइएगा कि आपको और किन टॉपिक्स पर नए वीडियोस चाहिए। Thank you so much for watching this video. Have a good day, friends.